जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम कर रहे हैं, आज उसका सेकेंड डे है और उम्मीद है कि इससे पहले वाले वीडियो में जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जिस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं और जिस तरीके से मेरी कोशिश रही है कि आपको बहुत ही अच्छे से वो कराया जाए, तो उसमें हम सफल रहे हों और ये आपके सेकेंड पार्ट को लेकर आज उपस्थित हैं। तो अपना जो भी रिव्यू हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, है ना। और साथ में प्रैक्टिस को भी अच्छे से आप करते रहें ताकि आपका जो आप हिंदी में अपना परफॉर्मेंस दे वो बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए इसी बात पे हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से रिलेटेड या आदिकाल से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। तो यहाँ पे देखिए कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी कहेंगे, अगर आपको कम दिखता हो ना तो ये अभी तो यूट्यूब ने ये फीचर भी लॉन्च कर दिया कि आप चीज़ों को जूम करके भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप यूज किया करिए अगर जो भी आपको छोटा दिखे। हालांकि अभी हम जूम करना शुरू कर दिए हैं, प्रीवियस के वीडियो में नहीं किया था तो कमेंट कुछ लोगों ने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम जूम कर दे रहे हैं जितना हो सक रहा है। बाकी आप स्क्रीन को अपना वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। तो आपने सुना होगा कि जो हिंदी साहित्य में काल का विभाजन है, फिर नामकरण किया गया है, तो सिर्फ आदिकाल का ही देखेंगे तो आप कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो आदिकाल है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक या प्रारंभिक जो काल है उसको वीरगाथा काल जो वीरगाथा काल कहा है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल यानी वही आदिकाल जिसे हम कहते हैं उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो हमें ये देखना है कि अलग अलग नामों से जो संबोधित किया है उसमें किसने किस नाम से संबोधित किया है। ये पूरा चार्ट दिया गया है, आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, तो जब भी आपके मन में आए कि आदिकाल, तो आप तो हमेशा आदिकाल बोलते हो, परंतु आदिकाल को चारण काल किसने कहा है तो पूछा जाता है तो ये ग्रियर्सन ने कहा है आदिकाल को चारण काल। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। तो यही क्वेश्चन था कि किसने जो है वीरगाथा काल आदिकाल को कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, यानी इस काल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को बीजवपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हें वीरकाल कहते हैं, यानी इस समय को वीरकाल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं और राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल कहते हैं। तो समय वही है, समय तो आदिकाल ही है, परंतु आदिकाल को अलग अलग जो लेखकों के द्वारा जो कहा गया है, तो चारण काल किसके द्वारा कहा है, ग्रियर्सन के द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा जो है। अब यहाँ पे देखिए यही जो समय है अब आदिकाल है, आदिकाल को चारण काल किसी के द्वारा कहा गया, किसी के द्वारा प्रारंभिक काल, तो ग्रियर्सन ने चारण कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक कहा, गणपति ने प्रारंभिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को बीजवपन कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे चारण काल या संधि काल कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है अशुद्ध है आदिकाल के नामकरण को लेके। तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म गलत है, तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पे चलिए मिलाते हैं। देखिए बीजवपन काल, सिद्ध सामंत युग, संधि काल एवं चारण काल, वीरगाथा काल। तो मान लीजिए इसमें से आपको वीरगाथा काल पता है कि किसने कहा है, तो आपको गलत बताना है ना, तो वीरगाथा काल आपने एक मिला दिया कि वीरगाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब संधि काल एवं चारण काल, तो देखिए चारण काल तो ग्रियर्सन ने भी कहा है, इसको ध्यान रखिए। संधि काल चारण काल में चारण काल तो ग्रियर्सन ने भी कहा है, लेकिन जहाँ पे संधि और चारण दोनों आएगा उसको रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो संधि काल एवं चारण काल दोनों को मिला के रामकुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल की बात करें, सिद्ध सामंत युग की, तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है और बीजवपन काल जो है ये गलत है। तो यहाँ पे आप चार्ट में आएंगे और यहाँ से वापस से देखिए कि बीजवपन किसका है, तो बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो व्याकरण में बीज का वपन करने वाले कौन थे, व्याकरण में सम्मत यानी व्याकरण सम्मत सुधार करने वाले कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उन्होंने क्या कहा, जो आदिकाल का समय ये बीज है, यानी बीज मीन्स होता कोई भी चीज़ का शुरुआत होना है ना, तो बीज वपन कहें कि आदिकाल जो है बीज काल है।
और उस समय देखिए चारण कवियों के द्वारा बहुत ही प्रशस्ति गायन होता था, तो विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया नहीं ये वीर काल होना चाहिए। तो सभी ने अपने अपने अनुसार जो है, उस समय देखिए सिद्ध सामंत भी वो बहुत ज़्यादा रहते थे, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसे सिद्ध सामंत काल कहा गया। तो अलग अलग जो है जो भी कवि थे उनके द्वारा अलग अलग नाम से इसे संबोधित किया गया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है उसको वीर काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? अभी हमने देखा विश्व विजेता वीर, है ना। विश्व यानी विश्व में कौन है? विश्व वीर। देखिए ये याद करने का थोड़ा ट्रिकी वे में, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे जैसे विश्व, तो विश्व से आया ना, तो विश्व से हम ध्यान रख सकते हैं कि विश्व से हम वीर कह सकते हैं, वीर विश्व, है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की कैसे व्याकरण में उन्होंने बीज का वपन किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन कहा। फिर सिद्ध सामंत और चारणों का और ग्रियर्सन का अगर हम देखें तो इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी वे में याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है प्रॉब्लम होता है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वही क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ। इसे ये आइडिया लगता है ना कि कई एग्जाम में वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से करते हैं तो विश्वास मानिए आप जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। यहाँ पे हिंदी साहित्य में इतनी रचना और इतनी रचनाओं के जो रचनाकार हैं उनके नाम को देखने के बाद जो हालत होती है ना एक स्टूडेंट की कि कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें, उस द्वंद्व से आपको निकलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप कितना मॉक सॉल्व कर डालो। और ख़ास तौर पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बजाय आप जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर होते हैं, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, है ना, इनके अलावा भी आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी में और जहाँ भी होते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, सब पेपर सॉल्व कर डालिए। फिर आप देखिए कि आपका जो आत्मविश्वास है वो किस लेवल का होगा। और मेरी यही समय की यही मतलब अपनी तरफ से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको कितना ज़्यादा मॉक जो है सॉल्व करा पाए। तो करीबन 13,000 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व कराया है उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का है, बट विश्वास मानिए वो हिंदी के ही उसमें है आपका, तो आप उस लेवल तक बनिए। और टीजीटी पीजीटी जिसको देना है तो वो बिल्कुल इसको सॉल्व करें। और व्याकरण का अलग से करा रहे हैं। तो ये जो आदिकाल है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो है, सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत भी माना गया था कि सिद्धो सामंतों का बहुत ही ज़्यादा आप समझिए कि उस समय प्रश्रय था, उनको बहुत ही आश्रय मिलता था। ऐसे में सिद्ध सामंत जो है राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत, देखिए कितनी बार, वही 3 बार तो प्रश्न हो गया सिद्ध सामंत, है ना। तो ये बिल्कुल अगर आप नहीं कंठस्थ करके जाते हो एग्जाम में तो फिर आपकी ही गलती है ना। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल ने कहा सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? वही क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। आदिकाल को अब देखिए बीज वपन किसने कहा है? तो यहाँ पे नामकरण से क्वेश्चन आ रहा है। अब आदिकाल को अगर देखें तो बीज वपन किसने कहा? तो हमने कैसे याद कराया था आपको बीज वपन। तो आप जब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 20 में किया और जितनी अशुद्धियाँ थी व्याकरण सम्मत उन सभी अशुद्धियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। तो एक अलग अतुलनीय योगदान उनका, खास करके व्याकरण शुद्धि के रूप में। तो व्याकरण शुद्धि में अगर उन्होंने जिस तरीके से, तो वही है कि एक तरीके से हिंदी का बीज रोपण का काम किया, व्याकरण में बीजारोपण का काम किया। तो उसी तरीके से आप देखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं आदिकाल को। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? वही क्वेश्चन रिपीट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब यहाँ पे देखिए वीर काल आ गया, तो हमने कहा विश्व विजेता वीर होगा। कौन होगा? विश्व विजेता वीर होगा। तो विश्व विजेता वीर तो होगा ही, तो यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर काल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसको आदिकाल नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम जो दिया है ये रामचंद्र शुक्ल नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने तो वीर गाथा काल दिया है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 3-4 लोगों का नाम यहाँ पे ट्रिक से याद किया, तो थोड़ा से याद करते हैं। हमने कहा वीर काल कौन होगा? जो विश्व विजेता होगा, यानी विश्वनाथ जो है वीर हो गए। फिर हमने कहा महावीर क्या है? यानी व्याकरण सम्मत बीज की उत्पत्ति करने वाले हैं, तो बीज, जब भी बीज वपन आए तो आप उनको ध्यान रखिए। सिद्ध सामंत और चारणों का, दोनों लोगों का मिला के हमने कहा था राहुल सांकृत्यायन, यही था।
और फिर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जब आदिकाल की बात करें तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आदिकाल जो है किसके द्वारा कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और वीर गाथा काल किसने कहा था, वीर गाथा काल जो है वो किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 नाम दिया है और ये कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा ऐसा है जो आदिकाल का नाम ही नहीं है। वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, गद्य काल। तो वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, गद्य काल इनमें से कौन सा नहीं है। हमने चारण भी पढ़ा ग्रियर्सन के द्वारा, वीर गाथा काल तो पढ़ा ही, सिद्ध सामंत काल भी पढ़ लिया और गद्य काल जो है इनमें से नहीं है। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी दिया था, किंतु जो फिर से संशोधित उत्तर कुंजी आए तो इसको मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, चूंकि मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक प्रारंभिक आता है, एक आरंभिक आता है। तो यहाँ पे देखिए कि समझ के देखना है कि यूपीएससी जो है या सेवा चयन बोर्ड वो किस चीज़ को मानता है। तो ये कह रहे हैं कि जो संशोधित जो उत्तर कुंजी है उसमें ये कहा कि मिश्र बंधु हो चाहे गणपति हो, दोनों ने ही आदिकाल को जो है प्रारंभिक माना है। तो मिश्र बंधु ने भी आदिकाल को प्रारंभिक माना है और गणपति ने जो है प्रारंभिक माना है, और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही है, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो यहाँ पे हमें क्रमशः मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं इसमें। अब रामचंद्र शुक्ल का आपने वीरगाथा काल से मिला दिया है ना, राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत से मिला दिया, और यहाँ पे फिर बात आती है हजारी प्रसाद का, तो आदिकाल से मिला लिया। तो फिर प्रारंभिक किसका आया, प्रारंभिक ये मिश्र बंधु का भी दिया है कि मिश्र बंधु ने भी आदिकाल को प्रारंभिक ही कहा, और किसने और कहा है, गणपति ने कहा है। तो गणपति ने भी कहा है प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने भी प्रारंभिक काल कहा है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत कहते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। इनमें से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में बांटा है। देखिए इसीलिए हमने कहा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से आते हैं। पढ़ तो हमने डॉक्टर नगीन जी को भी रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है रामचंद्र शुक्ल जी से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो किस साहित्य का इतिहासकार ने जो अपने इतिहास ग्रंथ को ही जो बांट रखा है, तो गद्य का आविर्भाव, तो इन्होंने ऐसे ही बांटा अपने उसको कि गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति। तो गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति, यानी कोई चीज़ शुरू कैसे होता है, प्रवर्तित कैसे हो रहा, फिर प्रसार उसका कैसे हो रहा, फिर उसकी वर्तमान गति क्या है, ऐसे खंडों में इन्होंने विभक्त किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो हिंदी के गद्य साहित्य है उसको कैसे बांटा है, तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें। गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925 में, हमने इसको पहले भी देखा था कि कैसे उन्होंने संवत में और उनका इसमें दोनों में बटा हुआ है। तो 1900 से 1925 गद्य का आविर्भाव, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। अब जो आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन ये प्रथम उत्थान करके है, ये 1925 से 50 इनका है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान करके 1925 से 50, और गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 75, गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान 75 से अब तक। तो गद्य का आविर्भाव संबंध में देखें तो आविर्भाव 1900 से 1925, प्रथम उत्थान 1925 से 50। अब इसको आविर्भाव कहते हैं, इसको प्रवर्तन कहते हैं, और इसको प्रसार कहते हैं, इसको वर्तमान गति कहते हैं। ये भी 4 है, आविर्भाव, प्रवर्तन, प्रसार, वर्तमान गति। तो गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925, फिर परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान 25 से 50, संवत द्वितीय उत्थान 1950 से 75, वर्तमान स्थिति तृतीय उत्थान संवत 1975 से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो साहित्य है तो उससे जुड़ा हुआ साहित्य की भाषा क्या, पाली है। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची, और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास
1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का पहला ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो पाए हैं। साथ ही हिंदी साहित्य व ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमार रासों के 43 छंद प्राप्त हुए। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थान पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय ही खुमार रासों का कवि था। ढोला मारूरा दोहा के कवि का लोल है। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। लोक काव्य लोक का दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में गाया जाता था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं जो है शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य ढुआ घड़ाम मुराड़म अछई प्राचीनता की ओर संकलित वो संकेत करता है। और दोहा में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक की कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तृत किया गया। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी तो जयमंक जस चंद्रिका अगर देखें तो नहीं। शालिभद्र सूरी जो है इनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनिजन जो शालिभद्र सूरी इनकी रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनिजन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? जो अपभ्रंश शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अवभट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवहट्ट तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांति काल भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 तक है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यावती, कीर्तिलता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट्ट में अगर देखिए कि शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा कहते हैं। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है, यानी अपभ्रंश के बाद जो है प्रवर्ती अवहट्ट है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अधिकांश साहित्य जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो पहले कवि हैं वो सराहपाद हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि का नाम सराहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सराहपाद को हिंदी का पहला कवि माना। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सराहपाद सरोज, वज्र, पद्म तथा पदम ब्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की व्रजयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी में प्रयुक्त हुई। सराहपाद की रचनाओं का जो संपादन है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। किसको पहला माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। हिंदी के कौन से इतिहासकार जो मानते हैं कि हिंदी के पहले जो है शालिभद्र सूरी पहले कवि हैं? तो गणपति मानते हैं। गणपति जिन्होंने ही जो है आदिकाल को क्या कहा था? प्रारंभिक। गणपति ने भी कहा था, मिश्रबंधु ने भी कहा था। तो ये जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने ही शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। सिद्धों के प्रथम कवि के बारे में बात करें तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि सराहपा है। सराहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। किसको? सराहपाद को। सराहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगर देखें तो सराहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो यहाँ पे बात करें सराहपा को। राहुल जी ने हिंदी भाषा का पहला कवि किसे स्वीकार किया है? तो सराहपा को मानते हैं। हिंदी के पहले कवि कौन है? हिंदी के पहले कवि सराहपा है।
स्वयंभू की हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? तो रामकुमार वर्मा जो है स्वयंभू को मानते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सहजयान के प्रवर्तक सरापा, लुइपा, सबरपा, कंडपा में से सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक सरापा हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? इनमें से पुरानी हिंदी साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृताभास अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत व्यक्त किया है। वैसे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मतभेद व्यक्त किया है कि इस प्रकार से 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कब से? 10 से 14 के बीच का। और इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोगों ने कहा कि ये तो उत्तरकालीन अपभ्रंश है। यानी हम जब देखते हैं पाली, फिर पाली से आया प्रकृत, प्रकृत से पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट, है ना। तो फिर इसमें ये कह रहे हैं कि हम तो मान के चलते कि 1000 से 1400 यही है बढ़ा हुआ रूप आदिकाल का बेसिकली, लेकिन भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है बेसिकली ये। लेकिन कुछ लोग इसको उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग इसको पुरानी हिंदी कहते हैं। तो 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में, कब तक ये ध्यान रखना आपको, 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य के आदिकाल को सामग्री बनाकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी कहा है। तो किसको? रामचंद्र शुक्ल ने जो पुरानी हिंदी है उसी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। और बाकी यहाँ पे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद ने उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत व्यक्त किया है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसी को प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के तहत रखा है? तो जो 10वीं से 14वीं समय के साहित्य को है तो उसको आदिकाल के तहत जो है किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने कहा है कि पुरानी हिंदी इसको कह सकते हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। जो 12वीं सदी तक हमने देखा था तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी पहले विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि जो उत्तर अपभ्रंश यानी अपभ्रंश के बाद का जो समय है उसको पुरानी हिंदी कह सकते हैं। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि भी माना था। किसने? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। एक तो इन्होंने अपभ्रंश के बाद उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना था और उसका पहला कवि भी इन्होंने माना था राजा मुंज को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने आदिकाल के तहत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को ये मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं कर सकते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को किया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो देखिए जो अपभ्रंश है लैंग्वेज में, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन? स्वयंभू। स्वयंभू देवकृत पौमचर्यु 5 कांड और 83 स्वयंभू देवकृत पौमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य ये अपभ्रंश का आदिकाव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू है। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? स्वयंभू का कृति का नाम है पौमचर्यु। पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु के बारे में बात करें तो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो ये जो ग्रंथों के नाम दिए हैं तो इसमें से पूछा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए महापुराण भविष्यत कहा परमात्मा प्रकाश पौमचर्यु। तो पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य, पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 खंडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। ये 5 खंडों में है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड।
स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, ये काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के बाद सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण है, दूसरी ओर उस वातावरण में राम के ओछा व्यवहार की बात। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व का पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो ये किसमें है, ये पौमचर्यु में। पौमचर्यु जो है ये स्वयंभू जी ने लिखा है और ये जो है पूरी तरीके से राम के चरित काव्य का है। तो ये 5 खंडों में ये भी आता है कि इसमें कौन कौन से खंडों में विभक्त है कांडों में। तो इसमें विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। सुंदर कांड, उत्तर कांड, युद्ध कांड, अयोध्या कांड, विद्याधर कांड। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा लौकिक चरित काव्य, चरित काव्य तो है लेकिन ये लौकिक चरित काव्य है। भविष्यत का, परमात्म प्रकाश, योगसार, पाहुद्रोहा। तो ये जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य है। तो लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर अगर कोई काव्य लिखा जा रहा है तो काव्य के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित, तो ये किसने लिखा है, धनपाल। धनपाल द्वारा भविष्यत कहा का नाम उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए भविष्यत कहा जो है ये किसने लिखा है, धनपाल राय ने। तो लोकप्रिय व्यक्तियों में ये लौकिक चरित काव्य भविष्यत कहा धनपाल जी द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं। अपभ्रंश जो है इसमें देखिए बेसिकली ये रचनाओं के नाम पे है कि अपभ्रंश जो है तो इसमें से अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है तो यहाँ पे देखा जाए ये पुष्पदंत जो है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, जसहर चरियु, जय कुमार चरियु, पौमचर्यु। तो यहाँ पे कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। तो पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु। तो पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि कवि स्वयंभू की है। 2 अन्य रचनाओं में रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंद, पुष्पदंत की 3, महापुराण, जय कुमार और जसहर। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। तो कौन सी रचना इसमें से स्वयंभू कवि की नहीं है। तो इसमें से महापुराण। पौमचर्यु, रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंद ये सब तो है लेकिन कौन सा नहीं है, महापुराण। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं। तो खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली में जो है सृजन करने वाले पहले कवि कौन है। यहाँ पे खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन सी रचना है इनकी प्रसिद्ध, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सूखने और गजल। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम क्या है, अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किस कवि ने किया था। तो मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास भी अमीर खुसरो जी द्वारा किया गया है। देखिए अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या होता था। वो लिखते तो थे पहेली, मुकरी ये सब, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता था। क्या वो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करते, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देते, कोई उद्देश्य नहीं। तो ये था उनका, वो मनोरंजन के माध्यम से जो है लोक व्यवहार की शिक्षा देने का काम करते थे अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े ही विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है।
तो ये क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा शिलांकित कृति है। शिलांकित कृतियों में देखिए पाउड़ दोहा, प्राकृत पेंगलम, राउल बेल, वर्ण रत्नाकर। तो इनमें से अगर बात करें कि कौन सा जो है शिलांकित कृति है, तो शिलांकित कृति जो है ये राउल बेल है। शिलांकित कृति राउल बेल है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। राउल बेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आगमन होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो देखिए शिलांकित कृति का नाम क्या है, राहुल बेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है, प्राचीनतम हिंदी कृति भी है। राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में, और पहली बार नक्सिक वर्णन की परंपरा श्रृंगार का यहाँ पे वर्णन आपको मिलता है। और हिंदी की 7 बोलियों के शब्द जो है राजस्थानी प्रधान, वो इसी में आपको देखने को मिलता है। राउल बेल किस तरह की रचना है, राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू तो किस प्रकार का है, तो राउल बेल जो है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो इनमें से अगर देखें राउल बेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुवलय माला, इनमें से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा, इन्होंने 12वीं सदी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। तो यहाँ पे ये बात होती है ना कि ये जो कौन सा व्याकरण ग्रंथ है जो सच में अगर देखें तो हिंदी में व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, तो ये कहते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। कि उस समय अगर कोई ध्यान दे रहा था व्याकरण पे, इन सारी चीज़ों पे, तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही वो ऐसा ग्रंथ है। और ये किसने किया था, व्याकरण पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा था, ये दामोदर शर्मा ने लिखा था। ये कौन थे, तो ये महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, 12वीं सदी की बात है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुआ। उक्ति व्यक्ति ये ग्रंथ है किस प्रकार का है, तो व्याकरण ग्रंथ है दामोदर पंडित के द्वारा। ऊपर से ये क्वेश्चन है कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो वही क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, अवधी, खड़ी बोली। तो कौन सी भाषा इसमें से आदिकाल की है। डॉक्टर नगीन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का, जहाँ पे आपको वीरता से ओतप्रोत रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए डिंगल और पिंगल दोनों हैं। और हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं से जहाँ पे वीर, उत्साह, ये सब हो, राजस्थानी मिश्रित, तो इसमें ये डिंगल शैली का प्रयोग होगा। और जहाँ पे कोमलता होगी वहाँ पे पिंगल। यानी देखिए ब्रज भाषा भी मीठा होता है, और जो राजस्थानी में ब्रज का पक्ष लेता है तो वो जो है पिंगल शैली में है। कोमल भाव की अभिव्यंजना पिंगल शैली में होती है। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश जो शब्द होते थे, शब्दावलियों का प्रयोग करता था। किंतु जो पिंगल शैली है, पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावलियों का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन पिंगल शैली जो थी वो लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हुए भूल करते हैं, वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों, भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि जो है मध्यकाल की। तो जो खड़ी बोली हम बोलते हैं वो खड़ी बोली आधुनिक काल की भाषा है। अवधि की बात करें तो अवधि मध्यकाल की है, और आदिकाल की अगर कहेंगे तो आदिकाल की ब्रज भाषा। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली में, अवधि में, ब्रज भाषा में, डिंगल पिंगल में। तो देखिए जो रासो ग्रंथ है ना वो किस भाषा में लिखा गया है, तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल में लिखा गया है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, चारण साहित्य। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, रासो साहित्य का। डॉक्टर ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया।
इस काल में राजासित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण जो भी चरित्र होते थे उन कथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती थी, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को किसने लिखा है? नल्ल सिंह के द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो सारंगधर कृत। खुमार रासो दलपति विजय के द्वारा। विशल देव ये जो है नरपति नाल के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत। परमाल रासो जगनीकृत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्ध साहित्य के इतिहास में कितने? तो सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें सरपा, सबरपा, लुईपा, बिरुपा, डोम्बिपा, कंडपा, कुकुरिपा। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरपा, सबरपा, लुईपा, बिरुपा, डोम्बिपा, कंडपा, कुकुरिपा। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियों में हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है इनकी संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में से नहीं है? तो सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आएंगे। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं मिलता है? वीरगाथा कालीन जो रासो हैं, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो किस विषय का वर्णन नहीं है? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता। इन काव्य में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल। हिंदी साहित्य का जो समय है इसमें हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 जिसे उन्होंने चारण काल कहा। विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विशल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग मिलता है। विशल देव रासो मूलतः गेय काव्य था। इसके अन्य रूप में परिवर्तन देखें तो ये प्रेम एवं श्रृंगार से संबंधित काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विशल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल शैली में। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 में की थी। विशल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति। विशल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं होता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्य तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास पर पहुंचा। विशल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो ये यहाँ पे देखिए विशल देव रासो में हिंदी काव्य में जो प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन है, 12 महीने का वर्णन अलग अलग रूपों में, वो जो है आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है। जो विशल देव रासो है इसके रचयिता कौन है? विशल देव रासो के, तो विशल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल। कभी नरपति नाल के द्वारा विशल देव रासो लिखा गया। विशल देव रासो के रचयिता कौन है? तो अभी हमने देखा नरपति नाल के द्वारा। तो ये आश्रम पद्धति में क्वेश्चन, फिर 2 साल पीजीटी में, फिर उसके बाद आया। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है? तो कौन सा इसमें से है? विशल देव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचनाओं का श्रृंगार है? तो विशल देव रासो। राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गए थे? तो राजमती से रूठकर विशल देव में देखिए जो राजा भोज परमार की पुत्री थी राजमती और राजमेर के चौहान राजा विशल देव तृतीय। कहानी भी ऐसे ही है कि विशल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री होती है राजमती और जो अजमेर के चौहान राजा होते हैं उनके विशल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा होती है। सरल शैली में यही प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से जो है रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा विशल देव उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति उसे गहरी अरुचि भी व्यक्त होती है।
किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा रासो ग्रंथ है जिसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? चंद का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का विशलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमान रासो। तो यहाँ पे देखिए जो जगनिक का परमाल रासो है, जगनिक के द्वारा परमाल रासो, जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड, तो ये क्वेश्चन है कि आल्हा खंड किसको कहते हैं? तो जगनिक के परमाल रासो को आल्हा खंड। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उधल की वीरता का गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है वहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय वीर गाथा है, काव्य है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिसे आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वो मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित कराया। तो ये जो परमाल रासो ग्रंथ है जिसको आल्हा खंड कहते हैं, ये जगनिक के द्वारा है। ये उत्तर प्रदेश महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता का गाथा का गायन है और बुंदेलखंड इलाका जो अवध मध्य प्रदेश का है। और यही जो है इसी को 1865 में चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था मौखिक परंपरा पर। मतलब वो गायन होता था ना, तो बिल्कुल मौखिक, उस समय तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा सिस्टम था नहीं, तो मौखिक गायन होता था। उसी के प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और फिर बाद में ये नागरिक प्रचारी सभा से प्रकाशित भी हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। क्वेश्चन वही है, देखिए कितनी बार वही क्वेश्चन को घुमा के अलग अलग फ्लेवर में पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में जो रचने वाले कवि हैं कौन है? तो भाई अभी हमने जब देखा कि परमाल रासो किसने लिखा, जगनिक ने, तो जगनिक के परमाल रासो में हमें आल्हा उदल महोबा की कथानक का गढ़ा हुआ स्वरूप दिखता है। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? देखिए आल्हा खंड को ही परमाल रासो कहते हैं और परमाल रासो किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? जगनिक है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो कवि जगनिक की रचना का नाम आल्हा खंड है। तो देख रहे हैं वही क्वेश्चन है और कितने एग्जाम में कितने बार वो क्वेश्चन आया हुआ है। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो के जगनिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 बरिस ले कुकुर जी और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार, ये किसके द्वारा? तो ये जो है किस विधा की रचना? आल्हा की। उपरोक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की बेतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता उतना और कहीं नहीं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की कथा इसमें है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद को हिंदी का पहला कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना है? पहला महाकाव्य ही उन्होंने पृथ्वीराज रासो को और इसके रचयिता चंद को पहला कवि। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन जो है नागरिक प्रचारी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड है, 16,306 छंद है। दूसरा जो है पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य है। इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ, किंतु ये भी अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रति है जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा 3500 छंदों का है जिसमें 19 समय खंड है। इस संस्करण की हस्तलिपि बीकानेर में है। और चौथा जो सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है, इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जो छोटा वाला है 1300 छंद वाला, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनके प्रेम का संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद पृथ्वीराज के राजकवि ने, उनके सखा और सामंत भी थे तथा जो खड़ भाषा, व्याकरण, काव्यशयी, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत भी थे। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो चंद हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता के महाकाव्य के कौन से कवि हैं? चंद। वापस से वही क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो चंद है। फिर चंद किसके दरबारी कवि हैं? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो वो चंद की रचना है।
हिंदी का पहला महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल स्वयं मानते हैं। यहाँ पे देखिए रासो ग्रंथों के नेम दिए गए हैं और उनके समक्ष जो है रचनाकार का नाम दिया गया। विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, फरमाल रासो, खुमार रासो और सामने दिया है जगनिक, नरपति नाल, दलपति, चंद्रवरदायी। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए विशल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज, चंद्रवरदायी, परमाल, जगनिक, खुमार रासो, दलपति विजय। खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो खुमार रासो जो है इनके रचयिता कौन है? दलपति विजय। यानी खुमार रासो जो रचना है ये दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है क्या? जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में देखें तो जब भी हम पढ़ते हैं जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य ये पढ़ते हैं, बट सिख साहित्य जैसा कुछ नहीं है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल 1050 से 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख मिलता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखी गई हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इनकी आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 है। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो इसमें जो भक्तमाल है ये नहीं है। संदेश रासक, आल्हा खंड, जयमंग, जस चंद्रिका। निम्नलिखित में से अगर देखें तो संदेश रासक, आल्हा खंड, जयमंग, जस चंद्रिका ये सभी है, परंतु भक्तमाल नहीं है। नावादास भक्तिमाल की कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। प्रिया दास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमंग, जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास जो है इनमें से आदिकाल के नहीं है। नाभादास जो है भक्तिकाल, सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की। ये तुलसीदास के समकालीन थे। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो कौन सी है? विद्यापति पदावली। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का वर्णन है। सूरसागर, विजय तथा भ्रमर गीत पद्यकाल की रचना है। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख रस कौन से हैं? तो आदिकालीन जो साहित्य उसके प्रमुख रस कौन से हैं? वीर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करिए कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना कि किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, बीज सब प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 14। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में है। जो विद्यापति की रचनाएं हैं, विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत और अवहट्ट में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचना है। इनकी तीसरी रचना पदावली है जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित पैतली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व स्वार्थ। यहाँ पे सारी रचनाओं को ध्यान में देना है कि जो विद्यापति हैं इनकी और रचनाओं की बात करें तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, विभाग सार, वर्षकृत और गयापतन। गोरक्ष विजय इनकी प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद की बात करें तो किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद मैथिली में है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका। तीनों है लेकिन कीर्ति पताका जो है अभी तक जो है वो संपादित तो होकर लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। कीर्ति पताका। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो मैथिल कोकिल उनको पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका किस आधार पर कहा गया? तो पदावली।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि विद्यापति जिनकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए वो है पदावली रचना। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। देसिल बैना सज्जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? देसिल बैना सज्जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। तो विद्यापति ने कहा था देसिल बैना सज्जन मिठा, अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था? तो किसे हम अभिनव जयदेव कहते हैं? अभिनव जयदेव विद्यापति को। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, कंडपा, भरतरी, चूड़कर नाथ। तो यहाँ पे देखिए नाथपंथियों का नाम है तो कंडपा, सरपा, सबरपा ये सब तो सिद्ध कवि हैं। तो कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में नहीं है? भरतरी, चूड़कर नाथ, जलंधरी पाव में कंडपा नहीं है। कंडपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कोकुरपा ये सभी सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य में है चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चूड़कर नाथ, भरतरी, जलंधरी पाव। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरपा, सबरपा, कुकुरपा, गोपीचंद। तो यहाँ पे देखिए जो है सरपा, सबरपा, कुकुरपा तो है लेकिन गोपीचंद नहीं है। सरपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरपा का संबंध अगर देखें तो सिद्ध साहित्य से है। सरपा का संबंध सिर्फ सिद्ध साहित्य से है। नाथपंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथपंथ के प्रणेता आदिनाथ है। नाथपंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। योगी क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नवनाथ, गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कड़िकरनाथ, गढ़ीनाथ, चरपटानाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भरतनाथ, गोपीचंद नाथ को मुख्य माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ के गुरु के नाम को बताना यहाँ पे मसेननाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद नाथ, चूड़ीकर नाथ। देखिए जो नाथपंथ को चलाने वाले थे, नाथपंथ को चलाने वाले का श्रेय जो है मसेननाथ को जाता है और मसेननाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। गोरखनाथ के गुरु थे मसेननाथ। गोरखनाथ के गुरु मसेननाथ थे। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का मतलब चंद्रमा, दोनों का योग। तो गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है और हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार जो हा का अर्थ होता है, हा का अर्थ सूर्य होता है, ठा का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। सिद्धों का जो साधना है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था शून्य, तो वज्र जो था। तांत्रिक सिद्धों की मूलाधार लोकायतन अगर देखें भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों के समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंतकारवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वो उलटकर अर्ध आध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायत हित हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है, यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह व्रज स्वरूप होता है। राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणा विभूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है। जो मोक्ष का हेतु है, यह करुणा विभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है उसको क्या कहा जाता है? उसको संध्या भाषा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सिद्ध साहित्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
यहाँ पे देखिए सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। और डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में सोरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब जो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन का होगा। तो इसके पहले हमने जो है पहला जो टॉपिक था हमारा उसको हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा टॉपिक था आदिकाल से रिलेटेड, और अब जो हम करने वाले हैं ये भक्ति काल से संबंधित प्रीवियस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा और प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस एक लंबी रेस लगाने के लिए हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आप भी अपना दायित्व का निर्वहन करें और अपने माध्यम से जो भी तरीका है उससे हमें बताएं कि हाँ सच में ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, ताकि हम भी कंटिन्यूअस आपको ये प्रदान कर सकें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम करके हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप कनेक्ट होके बराबर जानकारी ले सकते हैं और इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको PDF होते हैं वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।